नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। हिंदुत्व का झंडा, मुस्लिम तुष्टीकरण का डंडा, लेकिन सियासी होशियारी का पुराना फंडा। कुछ ऐसी ही शख्सियत हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी। सरकार रहे न रहे, नकवी सुर्खियों में रहना जानते हैं। रामपुर के रास्ते नकवी ने लोकसभा में भी दस्तक दी थी। क्या कुछ दे सके हैं वो रामपुर की जनता को, और उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर क्या है उनकी रणनीति, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। मुख्तार अब्बास नकवी 1992 से 1997 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। 1998-1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रामपुर की जनता ने अपना नेता चुना। 1998 में वो केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाए गए। 1999 से 2002 तक वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किए गए। 2002 में ही उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का पदभार भी मिला। 2002 में नकवी को पार्टी का राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। 2003 में वो हज कमेटी के सदस्य बनाए गए। 2004 में उन्हें रक्षा मंत्रालय और तकनीकी समिति का सदस्य बनाया गया। फिलहाल वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा बने नकवी मुस्लिम राजनीति का खास फायदा पार्टी को नहीं दिला सके। वो भले ही हिंदुत्व की झंडाबरदार पार्टी में हो, लेकिन इसी पार्टी में शहनवाज जैसे नेताओं को मुस्लिम मुखौटा बनाया गया है। ऐसे में शख्सियत का टकराव लाजमी है, लेकिन नकवी इसे खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करे तो मुस्लिम चेहरे सामने लाना लाजमी हो जाता है। बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन को ही चुनावी अभियान में पुरजोर तरीके से सामने लाती है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद की बात भी उठती है, लेकिन नकवी इस मामले पर दार्शनिक हो जाते हैं। देखा जाए तो दो ही तो अभी गिने चुने मुस्लिम चेहरे के रूप में शहनवाज हुसैन को ले लें या मुख्तार अब्बास नकवी को ले लें, आप दोनों में भी बात उठती है, टसल होती है बीजेपी का मेन चेहरा बनने को लेकर। पार्टी में जन्म से हम लोग काम करते रहे हैं और वो शहनवाज भी शुरू से ही काम करते रहे हैं। उन्होंने ऐसी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो किशनगंज की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से इलेक्शन जीता। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी में जो है वो सिर्फ नाम के लिए मुसलमान है। और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखो तो दो क्या एक भी नहीं है। मुस्लिम नेताओं को भले ही बीजेपी ने स्टार नेता बनाकर पेश किया हो, लेकिन ये नेता अपनी जीत को दोहरा पाने में नाकाम रहे हैं। बात चाहे मुख्तार अब्बास नकवी की हो या फिर शहनवाज हुसैन की, जीत का सेहरा वो दोबारा नहीं पहन सके। इस सवाल पे नकवी का अंदाज़े बयां बेहद सियासी लगता है। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा जो है वो एक ही बार अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीता है, दोबारा लोग नहीं जीता। नहीं, मुस्लिम चेहरा क्यों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुनाव कभी जीते ही नहीं जिंदगी में, और जीते भी तो एक बार जीते, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, बीजेपी आपको नहीं लगता कि एक ऐसी पार्टी बन गई है जहाँ पे राज्यसभा मेंबर्स की पार्टी बन गई है? ये बात सही है। राज्यसभा मेंबर्स का आपका कहने का अर्थ है कि जो प्रमुख लोग जितने हैं वो राज्यसभा में है। देखिए, उसके दो तीन कारण हैं। जो आदमी चुनावी राजनीति करता है उसे 24 आवर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए देना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आदमी चुनावी राजनीति करता है फिर वो पार्टी की जो काम है उसमें वो उसको बहुत समय नहीं दे सकता। बीजेपी की हार को नकवी अपने नजरिए से देखते हैं और संगठन के साथ ही जन सेवा को मुश्किल भी बताते हैं। फिर भी एक बात तो साफ है कि जन सेवा के बिना संगठन का वजूद ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, और संगठन है तो उसे जन सेवा करनी ही होगी। मुख्तार अब्बास नकवी यूं तो नरम मिजाज रखते हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर बवंडर बन जाते हैं। कट्टर हिंदूवादी नेताओं के अंदाज में उनके बयान अक्सर विवादों का केंद्र बन जाते हैं। वंदे मातरम पर उनका तल्ख बयान साफ होते हुए भी उलेमाओं को नागवार गुजरा। वंदे मातरम बेशक मजहब का नहीं बल्कि देशभक्ति का मुद्दा है। देश के प्रति जज्बात रखने वाले वंदे मातरम गाते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। फिर भी सियासी दलों ने इस पर जमकर राजनीति की। बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने नजरिए से भुनाने की कोशिश की, और मुख्तार अब्बास नकवी का अंदाज देश प्रेम के साथ जुड़ी सियासत को और साफ कर देता है। वंदे मातरम का मुद्दा जो है वो वंदे मातरम का मुद्दा, मैं मानता हूँ कि इसको रिलीजन के साथ या इसको धर्म के साथ जोड़ने वाले लोग और उसके पीछे की मानसिकता कहीं ना कहीं समाज को में बिखराव के लिए थी।
वंदे मातरम का विरोध कोई आज तो हो नहीं रहा है। वंदे मातरम का विरोध अगर आप देखें सन 1930 में मोहम्मद अली जौहर ने किया था। तो एक जो मानसिकता थी वो अलगाववाद की थी। आपने कहा सेपरेटिस्ट माइंडसेट। डेफिनेटली इट्स सेपरेटिस्ट माइंडसेट। ये अलगाववादी मानसिकता का प्रतीक है। मैं मानता हूँ, देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई वंदे मातरम गाएगा तो वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नहीं हो जाएगा। वंदे मातरम तो कोई हो सकता है कि आतंकवादी भी खड़ा होकर गा दे, लेकिन वंदे मातरम को एक अपने विरोध का शस्त्र बना करके विरोध करने के पीछे की मानसिकता निश्चित तौर से अलगाववाद की मानसिकता है। मुख्तार अब्बास नकवी ने वंदे मातरम पर जो बयानबाजी की, उस पर दारुल उलूम ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। हालांकि बाद में मामला ठंडा पड़ गया और फतवे की बात को दारुल उलूम ने ही खारिज कर दिया, लेकिन नकवी फतवों की सियासत का दर्द भी जाहिर करते हैं। फतवे की जो राजनीति है उससे कब बाहर निकलेंगे? फतवे ऐसा है, मैंने एक बार कहा था, कुछ साथी बैठे हुए थे, मैंने कहा कि ये जो फतवे हैं आलू और टमाटर की तरह ठेले में बिकने लगे हैं। अभी इस पे रोक के लिए और इस पे सख्ती के लिए उलमाओं को ही आगे आना होगा। निश्चित तौर से जो शरीयत है, जो उलमाओं की इज्जत है और जो एक फतवे का महत्व था, वो पूरा के पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। यूं तो फतवों की राजनीति से किसी भी सियासी दल को परहेज नहीं है, बशर्ते फतवा उनके मतलब का हो। लेकिन फतवों की राजनीति जनता में मतभेद न पैदा करे, इसका भी पूरा ख्याल रखना होगा। और जब मामला देश प्रेम का हो तो सारे स्वार्थ बेमानी हो जाते हैं। नकवी अपने सियासी हुनर और बयानों को अपने नजरिए से पेश करके तो बच जाते हैं, लेकिन रामपुर की जनता ने उन्हें खारिज क्यों कर दिया? समाजवादी पार्टी का दबदबा और मुस्लिम नेताओं से घिरे नकवी ने क्या दिया है रामपुर को, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।